टेक्स्ट बुक से पढ़ाया था। सेमीकंडक्टर के लिए हम लोग को ये पता होना चाहिए सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की क्वालिटी होती है। यानी पीरियोडिक टेबल में जो मेटल होते हैं इनको ही सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इनको टेम्परेचर बेस पे होता है, टेम्परेचर बढ़ने पे ये अच्छे सेमीकंडक्टर बन जाते हैं, और टेम्परेचर कम होने पे ये इंसुलेटर बन जाते हैं। समझ में आया? तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। और इन सेमीकंडक्टर का डिवाइस बहुत ज़्यादा होता है, जितने भी मोबाइल डिवाइस हैं इन सब में सेमीकंडक्टर का बहुत यूज होता है। फिर सेमीकंडक्टर में दो टाइप होते हैं, एक पी टाइप होता है और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। पी टाइप को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक में पॉजिटिव को हम लोग होल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? होल से। तो अगर होल आपको मैं बोलता हूँ तो समझ जाना मैं क्या बोल रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज बोल रहा हूँ। एन टाइप का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेटालिक चीज की स्टडी कर रहे हैं ना, तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे वर्ड्स यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने ये देखा था कि जो भी डायोड होते हैं, डायोड का ये सिंबल है, सारे डायोड एक्चुअली पी और एन दोनों को मिलाकर बनते हैं। डायोड का जो बैक साइड है वो पॉजिटिव होता है और जो फ्रंट साइड होता है वो नेगेटिव होता है। समझ में आया? अभी देखो लिखा है कि क्लास 11 में जो ऑलरेडी स्टडी हम लोग ने पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ा है। मतलब पी और एन दोनों मिलकर एक जंक्शन बनाते हैं। जंक्शन किसको बोलते हैं? जहाँ पे टेकिंग प्लेस होता है। जैसे मान लो चर्च गेट, एलटीटी, लोकमान्य तिलक, ज्यादातर लोग यहीं से ही आते हैं ना, गाँव जाते हैं। तो वो प्लेस क्या होता है जहाँ पे ट्रेन आती है, बनकर भी जाती है, कुछ रिटर्न भी आती है गांव से, है ना। सारे प्रोसेस यहाँ पे होते हैं। बिल्कुल वैसे ही जहाँ पर चार्ज का ट्रांसफर होता है ना, किसी भी चार्ज का, उसे जंक्शन बोलते हैं। तो जंक्शन में एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का टेकिंग पार्ट है। जैसे इलेक्ट्रॉन जम मार के होल में जाते हैं, है ना, और होल फिर इलेक्ट्रॉन, और जहाँ से जम मार के इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहां पे खाली जगह छोड़ देते हैं, वहां पे होल आ जाता है। होल क्या है? हमारा पॉजिटिव चार्ज है, याद रहेगा। दूसरा वर्ड आ रहा है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। समझ में आ रहा है? तो ये एसी करंट को किस में कन्वर्ट कर रहा है? डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसे क्लास 10 में तुम लोग ने इन्वर्टर के बारे में पढ़ा होगा। इन्वर्टर बिल्कुल इसका उलट होता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। इसके बारे में नहीं पढ़ रहे हम लोग, रेक्टिफायर के बारे में यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। नॉर्मली हमारे घर में जो वोल्टेज आता है वो 230 वोल्ट होता है, और उसमें होने वाली जो फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। बोलने का मतलब क्या है 50 हर्ट्ज का मतलब? 50 हर्ट्ज मतलब कितना करंट आ जाता है हमारे घरों में? बोलते हैं कि एक सेकंड में 50 एम्पियर करंट ट्रैवल करता है। हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी की यूनिट है। तो एक सेकंड में इस तरह की 50 वेव आ जाती है, इतना फास्ट करंट दौड़ता है एसी का। ओके, दूसरा इनका जो यूजेस होता है, जैसे हमारे घर में एसी और डीसी दोनों के यूजेस होते हैं। तो जैसे इक्विपमेंट हो गए, घर के जितने भी कंपोनेंट हो गए, है ना, इन सब में किसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं? ये सारे डिवाइस का ही यूज करते हैं। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम आया कि मैक्सिमम जो डिवाइस हम यूज कर रहे हैं, मोस्टली मोबाइल का डिवाइस हो गया, ये सारे डिवाइस ज्यादातर रेक्टिफायर होते हैं। रेक्टिफायर लगता है उनको, क्यों? क्योंकि वो डीसी चाहिए रहता है उनको। तो हम लोग क्या करते हैं, एक डिवाइस लगाते हैं जो क्या करता है, किसी भी एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर देता है। याद है कि नहीं? कल लास्ट टाइम हम लोग ने ये सब देखा था, करेक्ट ना। यहाँ पर एक डेफिनेशन भी लिखी है, हाँ इसको सर। टिक कर सकते हो। द कन्वर्जन ऑफ एसी वोल्टेज टू डीसी वोल्टेज। नीचे एक डायग्राम भी मैंने एक्सप्लेन किया था। ये डायग्राम अगर तुम लोग को समझ में आ गया और एग्जाम में अगर इसका एक्सप्लेनेशन पूछता है कि कैसे रेक्टिफायर काम करता है, तो आपको यही एक्सप्लेन करना है कि ये बताना है कि हमारे घर में जो प्लग्स होता है उस पर 230 वोल्ट होता है, और उससे आने वाला जो करंट है 50 हर्ट्ज का होता है, राइट। और हमारे घर में जो करंट आता है वो 5 एम्पियर का होता है। इसलिए देखो बहुत सारे बटन आते हैं ना, उनमें ऐसा 5A लिखा होता है। क्यों लिखा होता है? कि घर में आने वाला करंट 5 एम्पियर है, वोल्टेज 230 है, फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। तो ये भी पता होना चाहिए, घर में ये नॉर्मल आते हैं। RMS क्या? रूट मीन स्क्वायर है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे स्टडी करेंगे। इसके बाद क्या करना है, आपको इसको ट्रांसफार्मर से कनेक्ट करना है। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? देखो ट्रांसफार्मर को दो हिस्सों में स्प्लिट है, कि यहाँ पर एक यहाँ पर। तो इस हिस्से को प्राइमरी ट्रांसफार्मर बोलते हैं और इसको सेकेंडरी ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो और बोलते हैं कि ट्रांसफार्मर का फायदा बहुत होता है क्योंकि इससे शॉक नहीं लगता है, शॉर्ट सर्किट नहीं होता है, और हम किसी भी बड़े करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी मेरे पास मान लो यहाँ पे मोबाइल लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से मुझे इस मोबाइल को देना है 5 वोल्ट और डीसी करंट देना।
तो अब ट्रांसफार्मर क्या करेगा, इस 220 को कन्वर्ट कर देगा कितने में, 5 वोल्ट में। चलो मेरा करंट 5 वोल्ट में तो कन्वर्ट हो गया है, बट स्टिल वो एसी ही है। मुझे इस एसी को कन्वर्ट करना है डीसी में। तो डीसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफायर लगाना पड़ेगा। अब देखो रेक्टिफायर क्या करेगा, मेरी जो ये वेव है, एसी की जो वेव है उसको डीसी बना दिया। चलो डीसी बनाने के बाद भी साइंटिस्ट लोग क्या बोलते हैं कि डीसी बनने के बाद भी अभी भी थोड़ा सा एसी इसमें रह गया। तो इस एसी को निकालने के लिए हम लोग फिल्टर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम लोग चाय को छानने के लिए चाय की छन्नी इस्तेमाल करते हैं ना, इसी तरह से जो थोड़े से एसी बच गए रेक्टिफायर में डीसी के अंदर, उसको निकालने के लिए फिल्टर करते हैं। तो ये जो डीसी के अंदर जो एसी बच जाते हैं ना थोड़े से, इनको रिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिपल। तो रिपल का मतलब क्या होता है, एसी का प्रेजेंट होना डीसी सप्लाई के अंदर, जिसको फिल्टर से निकालते हैं। फिल्टर से निकालने के बाद हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर में आएंगे। वोल्टेज रेगुलेटर क्या है, कितना तुम्हें चाहिए, वो जो भी आपने डीसी बनाया वो कितना चाहिए, उस हिसाब से वोल्टेज रेगुलेट करेगा जितनी डिमांड रहेगी। इसके बाद लास्ट में आप देख सकते हैं एक लोड रेजिस्टेंस लगा जिसको आरएल बोलते हैं। एक्चुअली लोड रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस नहीं है, वहां पर इस रेजिस्टेंस की जगह पर हम कोई भी मोबाइल डिवाइस हो गया वो लगा सकते हैं। अंडरस्टूड। एक्चुअली लोड रेजिस्टेंस का मतलब रेजिस्टर नहीं है, यहाँ पे कुछ भी बल्ब लगा हुआ है जो भी, इस पे हम लोग चेकिंग कर रहे हैं कि हमारा डीसी वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। अब मैं यहाँ से मोबाइल अटैच कर दूंगा, जैसे ही मोबाइल अटैच करूंगा मोबाइल चार्ज होना स्टार्ट होगा। तो तुम लोग को लगता है कि ये डायरेक्ट हो रहा है, लेकिन इसके अंदर जो प्रोसेस है वो इतनी तेजी से काम करते हैं ना कि हमें पता ही नहीं चलता कि इतने सारे प्रोसेस से वो गुजरते हैं। अब हम लोग यहाँ पर रेक्टिफायर को और डिटेल में पढ़ेंगे कि रेक्टिफायर होता क्या है। तो बोलते हैं रेक्टिफायर तो हमें पता चल गया एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाला। पर रेक्टिफायर में भी दो टाइप होते हैं, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। ना आप क्वेश्चन आता है कि ये दोनों में फर्क क्या है, तो दोनों में फर्क समझने के लिए हम लोग को ये डायग्राम समझना पड़ेगा। और उस डायग्राम से भी पहले ये समझना पड़ेगा कि एसी अल्टरनेटिव करंट होता क्या है। तो अल्टरनेटिव करंट किसको बोलते हैं, जिसमें करंट इस वेव फॉर्म में बहता है। तो बोलेंगे सर इसमें नया क्या है, तो मैं बताता हूँ। मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया जिसमें ग्राफ में ऊपर का हिस्सा पॉजिटिव होता है, नीचे का हिस्सा नेगेटिव होता है। इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो एसी करंट होता है वो प्लस माइनस यानी पॉजिटिव नेगेटिव होते हुए बहता है, यानी एक कंटिन्यूस वो नहीं बहता है ना। यानी ये रुक रुक के बैठा है, एक बार फॉरवर्ड है तो एक बार रिवर्स करंट हो जाता है। साइंस के अंदर इलेक्ट्रॉनिक के अंदर पॉजिटिव करंट को फॉरवर्ड करंट बोलते हैं, और अगर आप अपोजिट करंट जाते हैं नेगेटिव जाते हैं तो उसको अपोजिट करंट या रिवर्स करंट बोलते हैं। तो इससे ये साबित हो रहा है कि बार बार रुक रुक के बह रहा है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव आता है। समझ में आया। तो इसलिए जब भी किसी सर्किट में अगर तुम एसी करंट लगाते हो तो तुम्हें इस तरह का सिंबल दिखाना पड़ेगा। तो तुम लोग बोलेंगे सर अभी तक हम लोग ऐसा सिंबल लगा रहे थे, ये क्या है, तो ये डीसी सप्लाई का सिंबल होता है। मैक्सिमम हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो डीसी करंट सेल लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं, तो सेल क्या होता है, डीसी होता है। अब यहाँ पर तुमको ये जो सिंबल दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली अपना ट्रांसफार्मर है, बहुत ही काम की चीज है ये। बोलते हैं ना करंट कंट्रोल और बोलते हैं ना डिवाइस को सेफ रखता है। ट्रांसफार्मर दो हिस्से में डिवाइड है। आप तो को कॉइल दिखाई दे रहा है, कॉइल होता है ट्रांसफार्मर के अंदर। लेफ्ट साइड वाले को प्राइमरी ट्रांसफार्मर बोलेंगे और राइट साइड वाले को सेकेंडरी बोलेंगे। ठीक है, ट्रांसफार्मर पे भी इंडिविजुअल स्टडी करेंगे। अब क्या हो रहा है यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि चाहे रेक्टिफायर कोई भी डिवाइस हो, सारे के सारे डिवाइस डायोड से ही बने होते हैं। और डायोड दो सेमीकंडक्टर से मिलकर बनता है, पी और एन। जब पी और एन दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है, हमारा डायोड बनता है। अब बोलते हैं कि एक्चुअली ये करता क्या है, तो बोलते हैं इसके अंदर भी सेम प्रोसेस ही फॉलो हो रहा है। पी के अंदर बहुत सारे होल होते हैं, होल का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। एन के अंदर नेगेटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। जैसे आप बैटरी ऑन करते थे इलेक्ट्रॉन जम मार के कहाँ पे जाते हैं, होल के अंदर आते हैं। पर ये सिर्फ प्रोसेस नहीं हो रहा है, ये रेक्टिफायर उस एसी को डीसी में भी कन्वर्ट कर रहा है। डीसी में कन्वर्ट होने के बाद ये लोड रेजिस्टेंस पे जाएगा। लोड रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, बल्ब, जो चीज से हम चेक कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों ने शादियों में देखा होगा कि जब तोरण या लाइट लगाई जाती है तो कुछ हिस्सों की लाइट जलते रहती है और कुछ हिस्सों की लाइट बंद हो जाती है। तो वो बंदा जो आता है वो बल्ब लगाता है वहां पे, ऐसा बल्ब को ग्लो करता है तो पूरी तोरण की लाइट चालू हो जाती है। तो जो टेस्टर बोलते हैं उसको, टेस्टर बरोबर। तो लोड रेजिस्टेंस एक्चुअली टेस्टर है, यहाँ पे हम लोग चेकिंग करते हैं चीज काम कर रही कि नहीं, आउटपुट प्लेस है अपना। आई होप तुम लोग को समझ में आएगा। कितने डायोड तुम लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं अरमान, सिर्फ एक ही डायोड लगा हुआ है, इसलिए इसको हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, तो ग्राफ से और अच्छे से समझेगा। देखो नीचे ग्राफ दिया है, ऊपर वाला एसी करंट है। हमें पता है एसी करंट कैसे पता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव।
यहाँ तक समझ में आया? अब देखो आउटपुट में क्या हो रहा है, जब हमने रेक्टिफायर लगाया तो किस तरह से डीसी बना रहा है। अब देखो डीसी कब होगा, जब पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा, पर जब नेगेटिव होगा तो तब रेक्टिफायर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देगा। रेक्टिफायर से पॉजिटिव चार्ज पे रिस्पॉन्स दे रहा है, फिर पॉजिटिव हुआ है तो करंट फ्लो होना शुरू हो गया। जब नेगेटिव हुआ है तो रेक्टिफायर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, क्योंकि डायरेक्ट करंट है ना, तो उसको डायरेक्ट करंट देना है, अपोजिट करंट नहीं देना है। अगर नेगेटिव दे देगा तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एसी वोल्टेज बन जाएगा ना। तो ये हाफ रेक्टिफायर में एक गैप आ जाता है। फुल वे में क्या होता है, ये गैप फिल रहता है, बस इतना फर्क होता है। अब मुझे एक गैप को फिल करना है, क्योंकि जाहिर बात है ऐसा टाइप का अगर मैं डायोड यूज करता हूँ तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, इतना अच्छा काम नहीं करेगा, है ना। तो अब आते हैं हम लोग फुल वेव में। ये आज के टाइम पे ये फुल वेव का चार्जर ही आता है हमारे पास, जितने भी चार्जर आ रहे हैं ना फुल वेव रेक्टिफायर। तो फर्क क्या है दोनों के अंदर, तो दोनों का डायग्राम सेम है, सिर्फ फर्क है आप तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, एक डायोड D1 लगा हुआ है, एक डायोड D2, यानी दो डायोड प्रेजेंट है, एक नहीं है, दो डायोड है, इसलिए इसकी क्वालिटी बढ़ जाती है, चार्जिंग फास्ट होएगा। समझ में आया रमन? तो ये क्वालिटी आती है, चार्जिंग फास्ट हो जाता है, ठीक है कुछ। तो अभी काम कैसे करेंगे, फायदा क्या है, क्या डिफरेंस लाएंगे ना। देखो जब हमें पता है ये जो एसी करंट है ना फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी पॉजिटिव तो कभी निगेटिव बनता है, बरोबर ना। कि इसकी वेव कैसे जाती है, ऐसे जाती है ना, ऐसा ऊपर नीचे होती है। तो क्या होगा पता है क्या, देखो अभी तो ये पॉजिटिव है, नीचे वाला पार्ट निगेटिव है, तब इसमें से जब करंट बहेगा तो D1 पर पॉजिटिव करंट ही जाएगा, यानी इसकी वेव कैसे बनेगी D1 की, ऐसे, बरोबर। और जब नेगेटिव वेव बनेगी तो तब गैप आ जाएगा, फिर वापस से वेव आएगी। चलो D1 तो समझ में आ गया, क्लियर। अब जब इस पर पॉजिटिव करंट जा रहा था तो बताओ अरमान, D2 पे कौन सा करंट जा रहा था। अगर ये ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव है तो नीचे वाला हिस्सा क्या है, हाँ अरमान, अरमान लगता सो गया है ना। D2 पे जाने वाली जो करंट है वो नेगेटिव करंट होगा, बरोबर। और नेगेटिव तो हम लोग डिस्प्ले नहीं करते, पर हमें पता है ये फ्लक्चुएट करता रहता है। अभी एसी का ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव, नीचे वाला हिस्सा नेगेटिव है, पर इसका वेव होने की वजह से अब नीचे वाला हिस्सा पॉजिटिव बन जाएगा और ऊपर वाला हिस्सा नेगेटिव। जब ऊपर वाला हिस्सा नेगेटिव बनेगा तब D1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और D2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। नहीं, D2 उल्टा काम कर रहा है, करेक्ट ना। जब वेव नीचे जाती है तो D2 उस वक्त पॉजिटिव देता है, क्यों दे रहा है, एक रीजन समझ में आया, क्योंकि वेव का फ्लक्चुएशन होते ही रहता है कंटिन्यूस। तो जो D2 है वो कब तुमको आउटपुट देगा, जब करंट नेगेटिव जाएगा, क्योंकि जब D1 के लिए वो करंट नेगेटिव होगा तो उस वक्त वो करंट D2 के लिए पॉजिटिव होगा। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ मैं, देखो ग्राफ से समझाता हूँ। ये अपने ऐसी करंट, पहला वाला में D1 तो प्रॉपर बन रहा है जब ये पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव। पर D2 देखो कब बन रहा है, जब ये नेगेटिव हो रहा है तब इस पर पॉजिटिव करंट जा रहा है, क्यों, जब इस पर नेगेटिव करंट होगा डायरेक्ट D1 पे, तब D2 पे वो पॉजिटिव करंट होगा। सर्किट में देखो मैंने एक्सप्लेन किया है। अब तुम D1 और D2 दोनों को जोड़ दोगे तो तुम्हें एक फुल वेव करंट मिलेगा, मतलब सब जगह लूप है। इससे ये समझ में आ रहा है कि आपको फुल करंट मिल रहा है, ये फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम। समझ में आया कुलसुम, क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? ये ऑलरेडी हो चुका है, मैं रिपीट कर रहा हूँ सिर्फ। एडवांटेज देखते, फायदा क्या है, देखो हाफ वेव का कोई मतलब नहीं यूज करने का, जब हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर है। क्या फायदा है इसका यूज करने का, पहला ये फटाक से एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है, बहुत तेज रहता है ये। दूसरा बहुत एफिशिएंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फटाफट यूज कर सकते हैं। और फुल वेव ज्यादा बेटर है हाफ वेव से। नेक्स्ट रिपल की बात करो तो ये रिपल में, इसमें देखो हाफ वेव में तो रिपल का प्रॉब्लम बहुत होगा, पर फुल वेव में रिपल का प्रॉब्लम नहीं होता है। पर डीसी के अंदर तुमको एसी मिलेगा ही नहीं, अच्छा है कि नहीं, फटाफट काम होएगा कि नहीं अपना। अब आते हैं रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर क्या होता है, किसी डीसी के अंदर जो एसी प्रेजेंट होता है ना अननेसेसरी, उसको ही रिपल फैक्टर बोलते हैं, थोड़ी सी अमाउंट में, क्लियर। तो रिपल फैक्टर का डेफिनेशन यहीं पर है, हमने टिक कर लिया। अब देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, नॉर्मल जो डीसी करंट होता है ना उसका अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो ग्राफ कुछ ऐसा होता है, करंट का ऐसा बहेगा, स्ट्रेट स्ट्रेट, है ना, एकदम स्ट्रेट जा रहा है कि नहीं अरमान, जा रहा है कि नहीं अरमान, देखो स्ट्रेट। पर अगर इसमें रिपल फैक्टर प्रेजेंट है तो यही तुम्हारा डीसी थोड़ा सा ऐसा वेव बनाए। क्यों वेव बना रहा हूँ, क्योंकि एसी को वेव से रिप्रेजेंट करते हैं, डीसी को स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये डीसी की स्ट्रेट लाइन है, पर इसमें रिपल प्रेजेंट है, बिकॉज ऑफ दिस ये थोड़ा सा वेव आ गया है। अब साइंटिस्ट लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर ये वेव बहुत छोटी है, स्मॉल है, तो चलेगा, कोई इशू नहीं है, काम चल जाएगा। पर आपका डीसी को इशू नहीं होगा, आपके डिवाइस को भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो उस एसी करंट जो थोड़ी सी मात्रा में आ रहा है ना उसके लीकेज को बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन अगर ये मात्रा ज्यादा निकल गई, मतलब एसी जो रिपल फैक्टर वो ज्यादा है,
तब आप कोई भी डिवाइस लगाते हो जो डीसी से चलता है, मान लो मोबाइल, आपका मोबाइल खराब हो जाएगा। इसलिए तो बोलते हैं चाइना का मोबाइल चार्जर मत यूज करो अपने स्टैंडर्ड मोबाइल के लिए। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये प्रॉब्लम्स आते हैं ऐसे चार्जर में जो सस्ते बनाए जाते हैं ना, तो रिपल आ गया या हाफ वेव टाइप का है, खराब कर देगा आपके डिवाइस को। फिर कंपनी क्या बोलेगी, आपने कौन सा चार्जर यूज किया था, हमारी कंपनी का यूज किया था कि कोई भी अनडड़ी का, तो तुम लोगों ने अनडड़ी का, तो वहीं फंस जाओगे। बोलेगा नहीं है, आउट ऑफ वारंटी हो गया आपका मटेरियल, क्योंकि आपने अदर यूज किया इसलिए आपका डिवाइस खराब है। अब ये एसी कंपोनेंट कितनी मात्रा में किसी रेक्टिफायर में कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत आसान है। रेशियो निकालो एसी कंपोनेंट और डीसी कंपोनेंट का, जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका रेशियो मिल जाएगा। अब आते हैं फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट हमें पता है जो एसी प्रेजेंट है ना डीसी में, उसको निकालने के लिए फिल्टर बनाया गया। ठीक है, तो फिल्टर का काम क्या है, सिर्फ एसी को निकाल देना। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है। अब फिल्टर एक्चुअली होता क्या है सर्किट के अंदर, तो बोलते हैं सर्किट के अंदर आपको ऐसा डिब्बे टाइप का चिप दिखता है ना, यही तो रहता है हमारा फिल्टर। ऐसे तीन उसके साथ पॉइंट दिए थे एक्चुअली सर वो कैपेसिटर। तो ट्रांजिस्टर रहता है। हाँ, तो कैपेसिटर के भी काफी लोग एक जैसा रहता है। हाँ सॉरी सर, ये मेरे ट्रांजिस्टर, सॉरी सर, ये है, ये चपटा ऐसा रहता है और दो लाइंस के ही रहती है है। ना हाँ वो सर, इसकी ट्रांजिस्टर है। फोटो। हाँ सर, वो कैपेसिटर रहता है ना। है ना, ये टाकी जैसा रहता है, ये कैपेसिटर रहता है। और अगर फैन वैन में देखोगे तो ऐसे डिब्बी टाइप दिखेगा तुम्हें, ऐसे डिब्बी रहती है, लाइट में भी लगा रहता है, फैन में भी लगी रहती है ऐसे डिब्बी, इसको कैपेसिटर बोलते हैं। इसका काम क्या रहता है, एनर्जी स्टोर करना। इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े थे हम लोग ने इसके बारे में, नहीं तो है ना, हाँ राइट। तो इसका काम क्या है, स्टोर एनर्जी। अभी क्या बोलते हैं मालूम साइंटिस्ट लोग, कि आप जब देखो ये प्रोसेस तो वही है, एसी करंट हो गए वो रेक्टिफायर उसको डीसी में कन्वर्ट करेगा। पर क्या हो रहा है मालूम है, डायरेक्ट वो आउटपुट के पास नहीं जा रहा है आपका करंट। सबसे पहले कैपेसिटर उसको लेता है। कैपेसिटर क्या करेगा, वो पूरे करंट को अपने पास स्टोर करेगा टेम्परेरी। जब कैपेसिटर में पूरा करंट भर जाएगा ना, तब ये करंट वो आगे बढ़ाएगा। देखो सिंपल बात है, आपके घर में टाकी लगी, टाकी से डायरेक्ट आप पानी नहीं लेते हो, कैसे लेते हो, हाँ रमन? टाकी से आपके नल में पानी आता है, वो नल से आप बाल्टी में भर के पानी लेते हो, कि डायरेक्ट जम मारते हो टाकी में, बाल्टी से निकालो टाकी से ही, नहीं ना। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है कि आपका जो करंट है वो पहले कैपेसिटर में जाएगा, कैपेसिटर आपको प्रोवाइड करेगा आपको जितना चाहिए। जब कैपेसिटर आपको करंट देगा तो कैपेसिटर में से करंट कम हो जाएगा, जब कैपेसिटर से करंट कम होगा तो वापस से वो रेक्टिफायर से करंट लेगा। समझ में आया? और ये साइकिल बार बार रिपीट होता रहता है, करंट लेना और करंट को आगे बढ़ाना। ठीक है, अब ऐसा क्यों कैपेसिटर क्यों लगाते हैं? अरे जरूरी है यार, बहुत सारे डिवाइस को बहुत ज्यादा मात्रा में करंट की जरूरत होती है सडनली, है ना, तो ये उस हिसाब से जितनी भी डिमांड है वो फुलफिल कर सकता है। तो एक्चुअली काम कैसे कर रहा है, देखो ये वीपी क्या है, पिक वोल्टेज होता है, पिक वोल्टेज होता है। ठीक है, हाईएस्ट वेव होता है। अब देखो यहाँ पर मैं मान लो ये कैपेसिटर है, मान लो ये एक कैपेसिटर है, तो आप क्या करोगे, जीरो से वोल्टेज शुरू करोगे और टाइम लगते लगते आपका वोल्टेज बढ़ेगा और एक हाईएस्ट पिक तक जाएगा। हाईएस्ट पिक क्या होगा, वहां तक कैपेसिटर भर गया है, मतलब उस वोल्टेज तक। अब जैसे कैपेसिटर भर जाएगा वो क्या करेगा, उस करंट को आगे बढ़ाएगा। जब वो आगे करंट को बढ़ाएगा तो उस कैपेसिटर के अंदर का जो वोल्टेज करंट है वो कम हो जाएगा। तो हाँ, फिर वो भरेगा अपने आप को, फिर भरेगा, फिर फिर भरेगा, वापस भरेगा। तो वापस सी तक पिक तक पहुंचेगा, फिर वो आगे बढ़ाएगा उसको, करंट को आगे देगा, ई को पहुंचाएगा, फिर उसके कैपेसिटर के अंदर का करंट कम हो जाएगा, फिर वापस डाउन। ये डॉटेड लाइन एक्चुअली कम को बता रहा है। फिर वो भरेगा, फिर से वोल्टेज भरेगा, जीरो से आप पिक तक जाएगा, फिर वो आगे ट्रांसफर करेगा। इस तरह से सिलसिला चलता रहता है, ये साइकिल रिपीट होते रहता है। आई होप समझ में आ गया होगा डायग्राम। वैसे कल तो कर लिए थे, फिर भी कर रहे हैं अपन। तो आई होप कैपेसिटर फिल्टर कैसे काम करता है तुम लोग को समझ में आ गया होगा। करेक्ट, इजी है कि नहीं? सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ भी ऐसा टफनेस नहीं है ना। अब यहाँ पर देखो कुछ लिखा हुआ है, एंड पॉइंट में मैंने टिक मार्क भी किया है, सप्लाई तक, यहाँ से लेके सप्लाई तक एक्सप्लेनेशन करना है मुझे। क्या लिखा है ना, पावर सप्लाई इज कनेक्टेड टू अ लोड। लोड क्या है, लोड रजिस्टर, जहाँ पे हम चेकिंग करते हैं। इट इज नॉट नोटिस दैट देयर इज अ ड्रॉप इन आउटपुट वोल्टेज, बोलते हैं वहाँ पे कुछ आउटपुट वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। अ पावर सप्लाई वुड आउटपुट चेंज व्हेन लोड इज कनेक्टेड। हो रहा है ऐसा कोई भी पावर सप्लाई जिसमें हम कोई लोड रजिस्टर कनेक्ट किया, मान लो बल्ब कनेक्ट किया आपने, या कोई वॉशिंग मशीन डिवाइस, और उससे आपका पावर इरेगुलेट हो जाए। इरेगुलेट मतलब कांस्टेंट नहीं बह रहा है, कम ज्यादा हो रहा है। देखो ना कैपेसिटर क्या कर रहा है, जब तक उसके पास थी अमाउंट उसने आगे भेजा, बरोबर ना, जितना उसके पास करंट है उसने आगे भेजा। अरे जब उसने करंट आगे भेजा तब कैपेसिटर की हालत क्या हुई, कैपेसिटर का करंट खत्म हो गया। अब लोड रेजिस्टेंस में करंट ज्यादा है, बरोबर कि नहीं, वोल्टेज ज्यादा है। अब क्या होगा, ये तो कम हो गया,
अब ये तो ज्यादा हो गया, इसने यूटिलाइज कर लिया, मान लो यहाँ पे बल्ब लगा था लोड रेजिस्टेंस, इसने यूज कर लिया, पर कैपेसिटर तो अभी लो हो गया, अब इसको वापस भरना पड़ेगा। तब तक क्या करेगा, लोड रेजिस्टेंस वेट करता रहेगा क्या? अब समझ में आया? यानी यहाँ पर जो करंट है वो रेगुलेट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। कैपेसिटर खत्म हो रहा है, फिर अपने आप को भर रहा है, फिर आगे बढ़ा रहा है। डायरेक्ट बढ़ा पा रहा है क्या? नहीं, उसको पहले भरना पड़ेगा, बरोबर कि नहीं? तो रेगुलेट वोल्ट पावर किसको बोलते हैं? जो पावर कंटिन्यूस फ्लो होता है। कैपेसिटर जब लगता है तो पावर रेगुलेट होता ही नहीं है, वो थोड़ी देर एक उसमें रेगुलरिटी आ गई है, रुक के बह रहा है, वेट कर रहा है, पहले कैपेसिटर भर जाए फिर करंट आगे बढ़ेगा। समझ में आया क्या? जैसे मान लो रोड में हमने चेक नाका लगा दिया, ठीक है, टोल नाका है, नहीं टोल नहीं, चेक नाका है। अब गाड़ी एक एक आएगी, चेकिंग होगी, फिर आगे जाएगी। प्रॉब्लम समझ में आया? गाड़ी आगे जा रही है, क्या रेगुलेट जा पा रही है क्या? नॉन स्टॉप नहीं जा पा रही, बीच में डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से चेकिंग होने के बाद जा रही है, मतलब फ्लो हो रहा है, पर रेगुलेट है क्या? पर सहमत सहमत तो आई नहीं है, नहीं रेगुलेट नहीं सर। हो रहा है, करेक्ट ना? तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये प्रॉब्लम आ रहा है कि आपका करंट चलो फ्लो हो रहा है, कैपेसिटर फिल्टर भी कर रहा है, पर रेगुलरिटी नहीं आ रही है। तो बोलेंगे आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, ये जो रिवर्सिंग रेगुलरिटी का? तो बोले एक तरीका है, जीनर वोल्ट डायोड। तो जीनर डायोड का तब इन्वेंशन हुआ। हाँ सर, ये जीनर डायोड, पॉजिटिव नेगेटिव को शिफ्ट शिफ्ट कर सकता है ना? हाँ, ये पॉजिटिव नेगेटिव उल्टा कैसा भी करंट बहेगा ना तो भी ये फ्लो करवा देगा। और दूसरा वोल्टेज रेगुलेटर करता है, ये कंटिन्यूस वोल्टेज को रेगुलेट करता है। ये ऐसा रुकाव नहीं आता, ये जो ग्राफ डाउन अप हो रहा है ना, ये नहीं होता है इसके अंदर डायरेक्ट। जैसे होना क्या चाहिए था, मतलब ग्राफ ऐसे चलना चाहिए था, वेव ज्यादा नहीं बननी चाहिए, डाउन अप हो रहा है ना जो कैपेसिटर, अप डाउन, ये नहीं होना चाहिए था, है ना? तो ये कंटिन्यूस फ्लो करवा देगा। तो इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये आउट ऑफ पोर्शन हो गया। तो जेनर डायोड का काम क्या है, वोल्टेज को रेगुलेट करने का। ये जो अपना कैपेसिटर की वजह से कभी करंट कम ज्यादा हो रहा है ना, कि कम हो जाएगा तब कैपेसिटर तो आगे करंट फ्लो करवाएगा ही नहीं, बरोबर ना? करंट वो कब फ्लो करवाता है, कैपेसिटर आगे जब उसके पास रहेगा तब वो फेंकता है ना, जब उसकी कैपेसिटी से ज्यादा करंट हो जाता है, करेक्ट? अब आगे आते हैं, ठीक है, फोटो डायोड। तो फोटो डायोड के बारे में क्या लिखा है कि ऐसा कोई भी डायोड जो किसी लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, ऐसे डायोड को फोटो डायोड बोलते हैं। इजी है, सिंपल। फोटो डायोड को फोटो डिटेक्टर भी बोलते हैं, फोटो सेंसर भी बोलते हैं। देखो नाम से ही पता चल रहा है, इसका इस्तेमाल बिल्डिंगों में, बर्गुलर अलार्म बोलते हैं ना, इमरजेंसी में बहुत यूज करते हैं। चलो हम लोग डायग्राम देखते हैं, डायग्राम से समझते हैं एक्चुअली हैपन क्या हो रहा है इस फोटो डायोड के अंदर। तो फोटो डायोड आई थिंक मैंने लास्ट टाइम भी टीच किया था, करेक्ट? इसका ये जो सेटअप है, सेटअप में हाँ आपको ये जो दिख रहा है, ग्रीन रीजन, रेड रीजन एंड एन रीजन है, नेगेटिव सर, प्लेस है। ये नहीं कराया था। नहीं करा है, चलो कर लेते हैं ना अभी। ब्लू कलर वाला पार्ट पी रीजन है, और ये जो आपको व्हाइट व्हाइट ये ट्रांसपेरेंट पार्ट है, ये एरो आपको लाइट को दिखा रहा है कि यहाँ से लाइट अंदर जाती है, ठीक है? और ये जो आपको कोटिंग दिख रही है ना, ये हल्के ब्लैक कलर की, ये डिफ्यूजन मास्क ऑफ सिल्वर डाइऑक्साइड है, ठीक है? और ये जो ब्लैक ब्लैक कलर की कोटिंग दिखाई दे रही है ना आपको, ये सिलिकॉन नाइट्रेट की कोटिंग की गई है। ये लाइट सिर्फ एक ही जगह से अंदर जा सकती है, ये व्हाइट कलर के हिस्से से। अब यहाँ से इसको समझना है कि व्हाइट को क्यों यूज किया गया, तो पहले बिना लाइट के इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो बिना लाइट के कॉन्सेप्ट के लिए मुझे ये डायोड के हिस्से को बताना पड़ेगा कि ये पी और एन रीजन एक्चुअली कैसे काम कर रहा है। तो जाहिर बात है, देखो ये जो भी हिस्सा है ये बैटरी से तो कनेक्ट होएगा ही होएगा, बरोबर ना? एक बैटरी या कुछ भी लगा होगा, क्योंकि जाहिर बात आपको जो भी लाइट से करंट प्रोड्यूस कर रहे हो उसको स्टोर तो करना पड़ेगा ना। तो स्टोर करने के लिए बैटरी लगानी पड़ेगी कि नहीं, कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा ना। तो मान लेते एक रीजन पी है, एक रीजन एन है, तो हमें पता है पी रीजन में पॉजिटिव चार्ज होते हैं जिनको होल से रिप्रेजेंट करते हैं, एन रीजन में नेगेटिव चार्ज होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों करते, तो इलेक्ट्रॉनिक में यही सिस्टम होता है, ठीक है? अब अगर मैं इसको बैटरी से अटैच करता हूँ तो बैटरी क्या करेगी? पहला तो एक कौन चीज लिखी होगी कि ये रिवर्स बायस के लिए बनाया गया, ये सिस्टम किसके लिए बनाया गया? रिवर्स बायस, यानी मेरे को बैटरी उल्टा कनेक्ट करना पड़े, जहाँ पॉजिटिव वहां पे नेगेटिव, जहाँ पे नेगेटिव वहां पे पॉजिटिव। तो जारी बात है जो होल्स है, अब यहाँ पे जैसे मैं कनेक्शन करूंगा, इलेक्ट्रॉन और होल्स की क्वांटिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से एक पोटेंशियल बैरियर आएगा। बैरियर का मतलब कि एक जंक्शन होता है ना, जंक्शन हम वो हिस्से को बताते हैं किसी भी पी और एन के अंदर जहाँ पर टेकिंग पार्ट हो रहा है। ये होता नहीं है, इनविजिबल है, बस दिखाने के लिए। अब जाहिर बात है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के होल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। बैटरी से कनेक्ट करने पे क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव। नेगेटिव से क्या होगा,
अंदर भी तो पहले से प्रेजेंट है, ये लोग भी तो जंपिंग जपाक करने वाले है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा बनना शुरू हो जाएगी, होल खत्म होने शुरू हो जाएंगे, और यहाँ पर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पहुंचेगा तो इलेक्ट्रॉन के लिए जगह नहीं है, तो ये भी क्या करेंगे, बोलेंगे क्या करें, यहाँ पे होल की मात्रा बढ़ेगी तो ये इलेक्ट्रॉन जम मार के इधर चले जाएंगे जहां पर पहले से इलेक्ट्रॉन, बरोबर। अब तादाद बढ़ना शुरू हो जाएगी, एक साइड में होल्स की जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट है, और एक साइड में इलेक्ट्रॉन्स की जहां पर नेगेटिव चार्ज, करेक्ट। एक लिमिट ऐसा आएगा कि एक जगह पूरे के पूरे होल हो जाएंगे और एक जगह पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से हमारा बैरियर जो है ना वो बड़ा हो जाएगा और करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, क्योंकि भर गया है ना, जितने नेगेटिव चार्ज है उतने ही पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके अंदर, समझ रहे हो सारा। अब सिस्टम ही बंद हो गया, हमारा हाँ सर्किट सर। स्टॉप हो गया। अब सर्किट को चालू करना है तो हम लोग लाइट पास करेंगे। जैसे ही मैं लाइट पास करूंगा, यहाँ पर कौन से चार्ज है, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन है, इधर होल है यानी पॉजिटिव। लाइट पास करने पे क्या होगा, तो लाइट जो मेटल से टकरा के, हमें पता है सिलिकॉन है तो आपको इतना लाइट पास करना, इतने फोटोन देना है। फोटोन का काम क्या होता है, उस प्लेट पे टकरा कर, सेंसिटिव प्लेट पे टकरा के उसके इलेक्ट्रॉन को फ्री करना। अब इलेक्ट्रॉन फ्री करने पर जरा ध्यान दो, इस तरफ पॉजिटिव लगा है, इस तरफ नेगेटिव लगा है। इलेक्ट्रॉन फ्री होकर कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज ऑफ बैटरी की तरफ या नेगेटिव चार्ज ऑफ बैटरी की तरफ। उनको ये नहीं दिखता कि अंदर क्या है, वो लोग बैटरी के बेस पे दौड़ेंगे। तो इन लोग क्या करेंगे, सारे यहाँ पर पॉजिटिव मतलब होल्स है, सारे इलेक्ट्रॉन जो लाइट से मिल रहे हैं वो सारे के सारे इन होल में भर जाएंगे और भर कर वहां पे नेगेटिव चार्ज दे देंगे, समझ में आया। जिसकी वजह से वापस से फ्लो ऑफ सर्किट शुरू हो जाएगा और करंट वापस से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फोटो डायोड काम करता है। कहते हैं कि फोटो डायोड से बनने वाला करंट, ये डिवाइस दिख रहा है ब्लैक ब्लैक स्क्रीन का, इससे बनने वाला जो करंट या वोल्टेज है बहुत कम मात्रा में मिलता है। अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जाओगे तुम लोग को ये दे देगा, बोलना है मेरे को फोटो डायोड चाहिए, तो बोलेगा कौन सा वाला फोटो सेंसर चाहिए, सोसाइटी में लगाने का है, घर में कोई छोटी चिप में लगाना है, बोलेगा टॉय के लिए चाहिए, तो वो उस हिसाब से तुमको दे देगा, ठीक है। तो मैंने वर्किंग बता दिया किस तरह से काम करता है, किस तरह से तुम लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा जब डायोड, फोटो डायोड पड़ता है, ये देखो पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन देखो किस तरफ भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, अरे फ्री हुए ना इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन फ्री हुए तो यहाँ भाग रहे। तो तुम लोग बोलेंगे सर कुछ इलेक्ट्रॉन तो इधर ही भाग रहे हैं, अरे ये इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि बैटरी के चार्ज की वजह से कुछ बैठे हुए हैं अभी भी बैटरी की वजह से, पर लाइट ने इनको और दौड़ाना शुरू कर दिया इलेक्ट्रॉन को, ये दौड़े की वजह से ही डिवाइस हमारा काम करना शुरू कर दिया। अब जारी बात है, इससे ये रिवर्स बाइस के लिए इस्तेमाल होता है, तो बनने वाला करंट वोल्टेज भी नेगेटिव होगा। तब देखो काम कैसे करता है, अगर तुम 0 वोल्ट दोगे और 0 में धीरे धीरे ऐसा हिलाओगे ना तो आपको 50 एम्पियर तक करंट दे देगा ये और कांस्टेंट हो जाएगा। फिर क्या करो, थोड़ा सा और हिलाओ, 0.5 वोल्ट पे लाओ, ठीक है। जैसे 0.5 वोल्ट पे आप इनपुट लाओगे तो उस पर आपको कितना करंट देगा पता है, वो -100 तक का करंट देगा जब पॉजिटिव 0.5 करोगे, और 100 पे वो सैचुरेटेड हो जाएगा, सैचुरेटेड मतलब कांस्टेंट हो जाएगा। फिर क्या करो, 0.5 पे थोड़ा सा हल्का सा बढ़ाओ तो आपको एक और करंट दे रहा है, देखो एक ही वोल्टेज पे -200। फिर थोड़ा सा वो बटन है ना उसको ऐसा हिलाओ, पुश करो तो 0.5 पे 300 भी दे रहा है, और पुश करोगे तो 400 भी देगा, और करोगे तो 500 का भी करंट देगा। यानी एक ही वोल्टेज पर इतने सारे अपने को करंट मिल रहे हैं, करेक्ट। तभी तो डायोड का फायदा है, डायोड की यही तो क्वालिटी है, कम वोल्टेज पे ज्यादा करंट देता है, अच्छा है कि नहीं। इसलिए तो मोबाइल में इसका इस्तेमाल करते हैं कि हम कम चार्ज करते हैं और हमारा मोबाइल देखो कितनी देर तक चलता है, पूरा दिन चलता है ना। तो ये इसी वजह से इसका इस्तेमाल ज्यादा डिमांडिंग है। इवन हमारे मोबाइल में भी फोटो डायोड लगा होता है ना, कैमरा सेंसर एडजस्ट करना, ये सब फोटो डायोड का काम होता है। The total current passing through a photodiode is the sum of photo current and the dark current। तो यहाँ पे एक वर्ड है डार्क करंट, क्या होता है डार्क करंट, किसको बोलते हैं, जब डायोड नॉर्मल होता है ना, ये पी है, ये मान लो एन है, तो यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे नेगेटिव होते हैं। किसी पी में एक दो बहुत ही कम मात्रा में अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, या किसी नेगेटिव चार्ज में बहुत ही कम मात्रा में जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं, उन कम मात्रा वाले करंट को डार्क करंट बोलते हैं। समझ में आया क्या होता है डार्क करंट, माइनॉरिटी चार्ज प्रेजेंट इन अपोजिट चार्ज, मतलब अपोजिट प्लेस पे कोई थोड़ी सी चार्ज प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड डार्क करंट, अंडरस्टूड। देखो एक और डायग्राम देखा है, इसमें डार्क करंट को बताया कि आप डार्क करंट का मतलब क्या है कि आपका जो करंट है वो बहुत कम है। अब मैं वोल्टेज बढ़ा भी रहा हूँ तो भी देखो डार्क करंट बढ़ रहा है क्या, नहीं। पर एक लिमिट के बाद क्या हुआ, जब मैंने करंट बढ़ाया
तो मेरा वोल्टेज भी साथ में, लेकिन लाइट इंटेंसिटी जब बढ़ी तो करंट भी बढ़ रहा है, लाइट इंटेंसिटी बढ़ी करंट भी बढ़ रहा है, लाइट इंटेंसिटी बढ़ी करंट भी बढ़ा, और एक लिमिट में आके करंट सैचुरेट हो गया, मतलब कांस्टेंट हो गया, ना बढ़ रहा है ना ही घट रहा है। तो आई एस क्या है? सैचुरेटेड करंट, कांस्टेंट करंट। अगर करंट कांस्टेंट होगा तो उसका वोल्टेज भी क्या होगा? कांस्टेंट। बोलेंगे सर ऐसे कैसे? तब इनका ओम्स लॉ को देख लो। ओम्स लॉ यही बोलता है कि करंट और वोल्टेज जो होता है, सॉरी वोल्टेज, ये बराबर होता है, डिपेंड होता है एक दूसरे। क्लियर है? आई होप तुम लोगों को समझ में आया ग्राफ किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। इजी है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट एकदम आसान है, कुछ भी नहीं है कॉन्सेप्ट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर तो ये करंट वोल्टेज हो गया। बोलते कि यहाँ से हम रेजिस्टेंस भी पता कर सकते हैं किसी करंट का। डार्क करंट अगर हो सकता है तो डार्क रेजिस्टेंस क्यों नहीं हो सकता है हर एक चीज में? मैंने क्या बताया था अभी कॉन्सेप्ट के अंदर कि जब तक मैं लाइट इस पे पास नहीं करा रहा हूँ, जब तक लाइट पास नहीं हो रही है, तब तक इसमें क्या होगा? जब मैं बैटरी से को अटैच करूंगा तो बहुत सारे जो पॉजिटिव होल्स है वो यहाँ पे भर जाएंगे, और बहुत सारे नेगेटिव चार्ज वो पी में भर जाएंगे। जब पूरा वो भर जाएंगे, जब बैरियर पूरा कंप्लीट होगा, जब चार्ज पूरे भर जाएंगे, तब क्या होगा? हमारा सर्किट क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा, करंट फ्लो होना स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं हो रहा है ना। बरोबर? क्या बोल रहा हूँ मैं? पोटेंशियल डिफरेंस तो बंद हो जाएगा। एक बार करंट तो फ्लो होता रहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज का रेगुलेशन नहीं होगा क्योंकि चार्ज ट्रांसफर ही नहीं हो रहे। करेक्ट है? तो ऐसे वक्त में हमारा जो डार्क रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। तो डार्क रेजिस्टेंस क्या? तो वो रुकावट होती है जब एक अपोजिट चार्ज किसी मैक्सिमम चार्ज के बीच में प्रेजेंट होता है ना, किसी पॉजिटिव चार्ज में एक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है थोड़ी सी मात्रा में, उसको डार्क रेजिस्टेंस बोलते हैं। कैसे कैलकुलेट करने का डार्क रेजिस्टेंस को? तो उसका फॉर्मूला देखो दिया है यहाँ पर। क्या है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज कितना जा रहा है। देखो हमारे सर्किट में पी पे नेगेटिव चार्ज जा रहा है, नेगेटिव फ्लो हो रहा है बैटरी का, और एन पर बैटरी का पॉजिटिव हिस्सा फ्लो करवा रहा है। यही कर रहे हैं ना, उल्टा बना दिया है ना। ये नेगेटिव साइड पॉजिटिव में जा रहा है डायोड के, और पॉजिटिव साइड डायोड के नेगेटिव में जा रहा है, मतलब एन में जा रहा है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज कितना है और डार्क करंट कितना है, इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको डार्क रेजिस्टेंस भी मिल जाएगा। याद रखें, रिवर्स का मतलब क्या होता है? जब किसी डायोड में हम बैटरी को उल्टा कनेक्ट करें, जिसको रिवर्स बोलते हैं। चलो एडवांटेज देखते हैं, क्या फायदे हैं इसका। पहला तो फोटो डायोड बहुत फास्ट रिस्पॉन्स देता है, जैसे लाइट के सट से डिफ्लेक्शन देता है। तो तुमने देखा बहुत सारे टॉय आते हैं जो सिर्फ लाइट से चलते हैं, है ना, सोलर टॉय बोलते हैं। ये इसलिए बहुत काम के होते हैं, जैसी लाइट पड़ेगी ना उनको जितनी चाहिए, सट से चालू हो जाएंगे। लीनियर रिस्पॉन्स है, मतलब जितना इसमें रिवर्स करंट आप फ्लो करवाओगे, उतनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट आप जितनी दोगे उतना उसमें करंट बहेगा। ठीक है। हाई स्पीड ऑपरेशन, बहुत फास्ट इसमें स्पीड ऑपरेशन होते हैं। लाइट वेट होता है, कॉम्पैक्ट साइज होता है। ये जो डायोड होते हैं बहुत छोटे होते हैं और काफी फ्लेक्सिबल होते हैं। वाइड स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स का मतलब क्या है कि आपके जो डायोड है किससे बना है, सिलिकॉन से बना है तो उस हिसाब से वो उतनी वेवलेंथ का रिस्पॉन्स देगा। जर्मेनियम का बना है तो उस हिसाब से रिस्पॉन्स देगा। सस्ता होता है, खर्चा नहीं है, पर इसके टॉय महंगे। डिसएडवांटेज क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट। मान लो हमारी लाइट के अंदर सिर्फ यूवी रेज नहीं होती, उसके अंदर आई आर रेज भी होती है। आई आर रेज क्या करती है? चीजों का टेम्परेचर बढ़ाती है। अभी मैं अगर धूप में खड़ा हूँ तो मुझे अगर गर्मी लग रही है तो वो आई आर रेज की वजह से लग रही है, यूवी रेज की वजह से नहीं। यूवी रेज ठीक है, इतनी नुकसानदार नहीं है। ठीक है, हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइस खराब हो जाएगा। दूसरा, लो रिवर्स करंट। जो रिवर्स करंट फ्लो भी हो रहा है ना, जो डायोड की वजह से, लाइट की वजह से, ये इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं है, बहुत कम मात्रा में बना रहा है। तो ये इसके डीमेरिट हो गए। इस्तेमाल देखते हैं तो काउंटर एंड स्विचेस में होते हैं वो ना, बहुत सारे लाइट सेंसिटिव स्विचेस होते हैं। काउंटर जो मशीनरी थी ना, नोट गिनती है, वो लेजर पास होता है। लिफ्ट में भी देखा होगा तुम लोग ने, तो जो लाइट के बेस पे लिफ्ट होती है ना, अपने आप दरवाजा खुलता है, अपने आप बंद होता है। हाथ डालोगे ना अपने आप खुल जाएगा। क्यों हो रहा है वो? बिकॉज ऑफ वहां पे भी फोटो डायोड लगा हुआ है। बर्गुलर अलार्म भी चोरों से बचने के लिए भी फोटो डायोड का इस्तेमाल करते हैं। डिटेक्शन ऑफ विजिबल इनविजिबल रेडिएशन, रेडिएशन को देखने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। सर्किट इन विच फास्ट स्विचिंग, जैसे कंप्यूटर हो गया, इनमें बहुत फास्ट स्विचिंग ऑपरेशन होते हैं, तो वो ऑपरेशन के लिए भी उनके अंदर फोटो डायोड लगाते हैं। आजकल जो फाइबर कनेक्शन आ गया ब्रॉडबैंड का, उसमें तुम लोग को बोलते हैं अरे ये जो वायर है उसके अंदर लाइट लगी है। उसका मतलब क्या? एक्चुअली अंदर ना लाइट की स्पीड में फ्लो होते रहता है करंट, इसी वजह से तो इंटरनेट इतना फास्ट मिल रहा है हमें। फाइबर ऑप्टिक्स आ गया। क्या लिखा है? ऑप्टो कपलर। क्या होता है ऑप्टो कपलर? ये इलेक्ट्रिक आइसोलेशन बिटवीन टू इलेक्ट्रिक सर्किट।
मतलब 2 इलेक्ट्रिक सर्किट के बीच में आइसोलेशन करता है, सेपरेशन करता है, ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। तो इसके तौर पे भी फोटो डायोड को यूज करते हैं। फोटो सेंसर, फोटो डिटेक्टर जो एयरपोर्ट में लगे होते हैं, वो भी किसके बने होते हैं? फोटो डायोड के। सेफ्टी सर काय के रहते हो सेंसर? ये फोटो डायोड के बनाए जाते हैं। ये अंदर जाते हैं और अलग अलग वेवलेंथ होती है ना हर एक चीज, ऑब्जेक्ट की, लाइट की, कि लाइट जाती है ना, वो लाइट का रिफ्लेक्शन के बेस पे लोग चेकिंग करते हैं हर एक कंपोनेंट का। ठीक है। सेफ्टी इलेक्ट्रॉनिक लाइक फायर एंड स्मोक के लिए भी फोटो डायोड लगाए जाते हैं। जैसे मेरी बिल्डिंग में भी जैसे हम लोग चलते हैं ना, तो लाइट ब्राइट हो जाती है, कोई नहीं चलेगा तो लाइट ब्लर हो जाती है। क्यों लगाते हैं? अरे इलेक्ट्रिसिटी बचेगी। पर वो कर कैसे रहा है, डिटेक्ट कैसे कर रहा है? सेंसर लगा हुआ है, फोटो डायोड लगा हुआ है। ठीक है। सस्ता आता है, ब्लैक कलर का ऐसा चिप होता है, ठीक ठाक साइज का। अपने कैलकुलेटर में भी लगा रहता है, वो फोटो डायोड ही रहता है। देखो ना, कैलकुलेटर को चार्ज करते रहता है टेम्परेरी। खरीदेगे नहीं, इसलिए देखो सेल की जरूरत ही नहीं पड़ती। जिनके पास ये कैलकुलेटर होता है हाँ उनको जरूरत ही नहीं रहती है, चार्ज हो जाता है फट, हाँ है ना। ठीक है, हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। तो आप ये लेक्चर को हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। आगे का भी अच्छा चैप्टर, इजी है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ। टाइम नहीं एक्चुअली इसलिए नहीं कर पाया, वरना थोड़ा और डिटेल